वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की है। चलो, क्या कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन की निम्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब पहला, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। सोचो, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए। आर्द्र मतलब नमी वाले, जैसे बरसात का मौसम हो गया, थोड़ा बहुत नमी होता है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। अंगूर का किण्वन हो जाना, अंगूर का जो है फूला हुआ था चिपक जाना, तो इसे हम बोलते हैं अंगूर का किण्वन, ठीक है। जब हम अंगूर को धूप में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए तो वो क्या होता है, किशमिश के रूप में शेप ले लेता है, वही हमारा कहलाता है अंगूर का किण्वन होना। भोजन का पकाया जाना, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। कैसे पचाता है? HCl के द्वारा हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोला है हमारे एनवायरनमेंट में घटित होता है, एनी टाइम घटित होता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इन सब में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया या फिर भौतिक अभिक्रिया। तो बेटा इन सब में हो रहा है क्या, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। सो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पहली कक्षाओं में पढ़ लिया है, पढ़ा था क्लास 9th में। यस नो? हाँ। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पढ़ा था? नहीं बोलो यस, है ना। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ होता क्या है। पता कैसे चले कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, कैसे कह सकते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो चलो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। चलो तो फिर क्रियाकलाप देखते हैं। क्या क्या कह रहा है कि सावधानी, थोड़ा ध्यान लिखा हुआ है, सावधानी को थोड़ा ध्यान देते हुए करेंगे। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, अकेले करने की कोशिश ना करें। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा भी पहन सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करना है, लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रैगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो थोड़ा सा 3-4 सेंटीमीटर लंबा लेना है और उसको क्या करना है, रैगमाल से क्लीन कर लेना है ताकि किसी भी तरीके का केमिकल उसमें चिपका हुआ ना हो। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर से इसका दहन करना है, ठीक है। बर्नर की हेल्प से इसका दहन करना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक। अब क्या करना है, जो इससे राख निकल रही है उसको एक वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव, बोल रहा है कि दूर रखना है, क्योंकि आंखों पे इसका इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो कि हमने क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है, ठीक है। चिमटे की सहायता से हमने इसको पकड़ा है। ये हमारा बर्नर है, यहाँ से फ्लेम हो रहा है, मतलब कि आग जल रही है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला रहे हैं तो यहाँ देख सकते हो कि ये ऐश या फिर राख यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। वॉच ग्लास में ये जो कटोरी है उसको हम बोलते हैं वॉच ग्लास। अब ये जो पाउडर है ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि हमने देखा कि व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम, जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और जो हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, इनके बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक दे रखा है क्रियाकलाप 1.2, पढ़ लेते हैं कि एक परखनली में शीशा या नाइट्रेट का घोल लेना है, इसमें पोटेशियम आयोडीन का घोल मिला देना है। आपने क्या परीक्षण किया वो देखना है, यहाँ देख सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे क्रियाकलाप 1.3 दे रखा है, 1.3 का फिगर नीचे देख लिया था आपने। क्या बोला है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ये देखो दानेदार जिंक नीचे बैठे हुए दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लिया है, ये देख सकते हो लिक्विड सा पदार्थ जो है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श करें, क्या इसके तापमान में, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्या ये गर्म हो रहा है, क्या ये ठंडा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लैब में करवाया जाएगा स्कूल में, तो जब करवाया जाएगा तो ध्यान से देखना। ठीक, तो यहाँ देखो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब यहाँ पे नोट बनाने वाली चीज़ें आ गई कि भैया क्वेश्चन बनता है कि कैसे पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। किसी भी रिएक्शन में हमें पता कैसे चलेगा, कोई भी घटना घटित हो रहा है, हमें पता कैसे चलेगा कि भैया उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ 4 लाइन है, 4 पॉइंट है नोट करने वाले कि क्या अवस्था में परिवर्तन होता है, यस, अवस्था में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगर रंग में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है कि वो थोड़ा रेडियश भूरे रंग का हो जाता है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, मान लो CO2 निकल रहा है, O2 निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तापमान में परिवर्तन, जैसे कि सभी 1.3 वाले एक्सरसाइज में क्रियाकलाप में क्या हुआ होगा, टेम्परेचर गर्म हो गया होगा, तापमान परिवर्तन हो गया होगा, तो मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं कि यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, देर किस बात की है, रासायनिक समीकरण को, है ना। रासायनिक समीकरण होता क्या है, किसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अभी हमने जो क्रियाकलाप किया है उसको अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो वो हमारा क्या हुआ, शब्द रासायनिक समीकरण। ठीक है, और फिर अगर शब्दों को हम कुछ सिंबल के रूप में लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रासायनिक इक्वेशन या फिर केमिकल इक्वेशन। तो चलो NCERT के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि जब क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जो हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया था तो क्या हुआ था, उसका रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे वो हम इसमें जानेंगे। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत ही लंबा होता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। जैसे कि दे रखा है कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस चीज़ों का रिएक्शन करवाया जाता है वो हमारा क्या है, अभिकारक, और जो हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जिनमें होता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें मेन हमारा जो है नोट करने लायक है कि पहला ये है कि कैसे पता चले कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो उसमें कलर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, वो अवस्था में चेंज होगा। ठीक है, और भी चीज़ें, और साथ ही साथ अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, तो भैया जिस भी हमारे हिजों में रिएक्शन हो रहा है वो हम अभिकारक कहेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो हमारा अभिकारक है, और जो नया उत्पाद बना वो हमारा क्या होता है, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो, शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है।
और अभिकारक जो होते हैं, जिस जिस जिसों में हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें योग का चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का निशान लगाया जाता है, और उसको LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बाई साइड लिखा जाता है, और जो भी हमारा उत्पाद होता है वो हमारा कहाँ, राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है, तीर का सिरा कहाँ पे होता है, उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि हमने किस तरीके से रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में लिखा। ठीक है, अभी तक हमने कहा कैसे लिखा था, शब्दों के रूप में। अब हम उसे इक्वेशन के रूप में, सिंबल्स के रूप में लिखेंगे, क्योंकि बार बार रासायनिक समीकरण अगर हम लिखेंगे शब्दों के रूप में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको छोटा करने के लिए इसके सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। क्या रासायनिक समीकरण को निरूपित कर कि इससे भी संक्षिप्त विधि है, इससे भी छोटी विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारा बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस करना इसी अभी हम सीखेंगे, अभी सीखा नहीं है, अभी सीखेंगे। ठीक है, हालांकि इसको अगर बैलेंस करना चाहोगे तो इस तरीके से यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दोगे, हो गया। ठीक है, चलो अभी हम सीखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब यहाँ देखो, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण क्या होगा, संतुलित। यदि नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण ये दे रखा है। अब देखो, संतुलित और असंतुलित के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या होगा कि मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, मैग्नीशियम के 1 परमाणु हैं, वही ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यस नो, है ना। मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। और इस जो हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। मतलब कि कहीं ना कहीं क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, है ना, बराबर नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। चलो आगे हम पढ़ते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे असंतुलित समीकरण को हम संतुलित करते हैं और संतुलित समीकरण होता क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा, क्या था कि हम जो है द्रव्यमान को ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। क्लास 9th में हमने ये अच्छे से पढ़ा था। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों के जो तत्व होते हैं उनका कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यस नो, है ना। यहाँ दूसरे शब्दों में वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण जो होता है उसको हमें संतुलित करना आवश्यक होता है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? तो साफ पता है कि दोनों के परमाणु तत्व अलग अलग थे, तो संतुलित नहीं है ना। अब आगे देखो, 1.3 में जो हमने किया था क्रियाकलाप, उसमें क्या डाला था, जिंक था, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, तो हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी, है ना। तो उसको हम शब्द समीकरण को किस तरीके से रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, तो जिंक को हम भैया Zn लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 लिख सकते हैं, है ना। और जो हमारा बना जिंक सल्फेट तो ZnSO4 लिख सकते हैं, और जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकला वो हमें H2 के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया, इतने शब्द समीकरण को हमने केमिकल समीकरण या फिर कह लो छोटे शब्दों में सिंबल्स के रूप में डिनोट कर दिया। और जो हमारा उत्पाद है और जो हमारा अभिकारक है, जो हमारा उत्पाद है, उन दोनों के बीच में हमने एक तीर का निशान लगा दिया है कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो इसके परमाणु संख्या को गिनो, क्या दोनों में बराबर है, यस नो बताना है। देखो जेड एंड जिंक की बात करते हैं हम, तो जिंक दोनों साइड क्या है, एक एक, ठीक। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है ना। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ये देखो ये 2 है और ये भी 2 है ना। अब SO4 की बात करते हैं या फिर S की बात करते हैं तो S दोनों साइड क्या है, एक एक है और O कितने हैं, 4 4 है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा समीकरण क्या है, ये समीकरण हमारा संतुलित है, ठीक है। क्या है, संतुलित है, संतुलित है ना समीकरण। हाँ, यहाँ पर टेबल में वही चीज़ दिखाया हुआ है कि जेड एन जो हमारा जिंक है दोनों साइड एक है, LHS और RHS में। हाइड्रोजन दोनों साइड 2 है, सल्फर हमारा दोनों साइड 1 है और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा समीकरण संतुलित है, ठीक है। अब हम एक नए समीकरण कुछ को जो है संतुलित करने का प्रयास करते हैं जो कि संतुलित नहीं है। तो यहाँ देखो हमने लिया है Fe देखो इस साइड हमारा 1 है ना। Fe को अगर देखोगे तो LHS हमारा 1 है, वही RHS हमारा क्या कितना है, 3 है। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इस साइड कितना है, 2, उधर भी क्या है, 2। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इधर हमारा ऑक्सीजन क्या है, 1 और इधर हमारा ऑक्सीजन है 4, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे जो है संतुलित नहीं है, इसमें क्या है, फर्क है। तो चलो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार सीखने के बाद तो आप इतने पारंगत हो जाएंगे कि आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है, एक बॉक्स बना लेना है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, जैसे है लिखा वैसे ही हमें बना लेना है। अब संतुलित असंतुलित समीकरण को जो हमें क्या करना है, एक टेबल के रूप में दिखाना है कि भैया Fe कितना है तो 1 है, 5 है, H कितना है 2 है, 2 है, O कितना है 1 है, 4 है ना। फिर टेबल बनाने के बाद क्या करना है, चरण 3 में कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना है, जैसे कि ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक, है ना। फिर वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनना है। हमें उससे मतलब नहीं है कि वो LHS है या फिर RHS है, हमें जो हाईएस्ट है उसको इक्वल करने की कोशिश करना है सबसे पहले। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, FeS जो O4 है उसमें ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को। दाईं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 है ना, यही है ना। यहाँ देखो कि दाईं ओर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और जबकि लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो मैं क्या करूँगी, ऑक्सीजन में इस साइड 4 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो दोनों साइड क्या होगा, 4 4 हो जाएगा, है ना। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों या यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को, है ना, कि भैया O4 के बजाय तुम क्या करो, यहाँ पर तुम 4 लगा दो, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ पर तुम 4 नहीं लगा सकते हो, O के नीचे 4 नहीं लगा सकते हो, नहीं ऐसे नहीं करना। हाँ 4 आगे लगा के H2O कर सकते हो। जैसे एक बार और देखो, H2O 4 दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्या है, Fe3 और O4 दे रखा है। अब तुम इसको क्या करो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना। तो तुम जो है ना ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए, तुम यहाँ पर 4 नहीं लगाओगे, ये गलत है, ये गलत है। क्या करोगे, उसके बदले तुम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या होगा, H जो है 4 2 जा 8 8 हो जाएगा H, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 4 1 जा 4। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर जो है H2O को हम 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया।
ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका ही क्या है हमारा गलत है। हम कैसे लिखेंगे तो भैया ये सही है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार है कि हमारा Fe4H2O, Fe3O4 और H2। अब देखो कि अभी भी कुछ है, अब इसका फिर से एक टेबल बना लो, नहीं तो अब नहीं बनाना टेबल तो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो कि भैया F यहाँ पे 3 है और यहाँ पर क्या है, सॉरी F यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है। ठीक, अब O का देखें तो भैया O यहाँ पर 4 है, O यहाँ पर भी 4 है, O में कोई परेशानी नहीं है। अब H का देखो कि H यहाँ पे हो गया क्या, 4 2 जा 8 और यहाँ पर H क्या है 2, मतलब कि अब हमारे पास क्या है, H 8 करना है और F को इधर 3 करना है। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, हाईएस्ट वाले को। तो हम H को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ देखो Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणु की संख्या को हम 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 कर देते हैं। अब देखो प्रारंभ में हमारा क्या था, 4H2O है ना, और इधर हमारा क्या था 2H2। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, और इधर हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है ना, 2 2 जा 4 है, सॉरी 2 2 जा 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा ये हो गया 8। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखो, मैं फिर से बताती हूँ। ये दे दोगे सारा, ये देखो यहाँ पे हमारे प्रारंभ में क्या है 4H2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2H2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ मेरे पास 8 है, यहाँ मेरे पास 4 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भैया जी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 इंटू 4 करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8, इसका मतलब इधर उधर दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण इस प्रकार होगा कि भैया Fe4H2O, Fe3O4 और 4H2O। अब देखो दोनों में क्या है, H हो गया दोनों साइड 8 8 है ना, O हो गया दोनों साइड कितना 4 4। अभी भी बचा है कि Fe जो है इस साइड 3 है और इस साइड हमारे पास सिंगल है 1 है। ठीक है, एक साइड 3 है और इस साइड हमारे पास 1 है। तो अब मुझे Fe को संतुलित करना है। कैसे करेंगे भैया, डायरेक्ट इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो FeO4 है ना, मुझे क्या करना है, इधर 3 है ना, और यहाँ पे मेरे पास कितना है 1 है, तो मैं इधर क्या करूँगी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, Fe3 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया है, 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2। ठीक, अतः इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का फलीकरण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ दोनों की ओर क्या है, दोनों की साइड परमाणु संख्या इक्वल है, 3 Fe है, Fe3 है, 3 3 हो गया। 4H2 मतलब कि 4 2 जा 8, इधर 4H2 मतलब 4 2 जा 8, यहाँ पे इक्वल है। 4O है ना, 4 1 जा 4 और O4 मतलब कि O भी हमारे दोनों साइड इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण क्या है, बराबर है, संतुलित है। दोनों के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, यह समीकरण अब संतुलित है। समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम बोलते हैं हिट एवं ट्रायल विधि, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांकों का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो क्या होता है कि अभी तक हमने देखा कि हमने इक्वेशन को संतुलित कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी अवस्था में है, गैस में है, लिक्विड में है या फिर ठोस में है। ठीक है, तो हम उसी को लिखने की जानने की कोशिश करेंगे। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच करें। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में भी पता होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब हम भौतिक अवस्था भी लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा अगर गैस में हो तो गैस से G से, लिक्विड में हो तो L से, और अगर घुला हुआ अवस्था में हो तो
एक्वा से, और अगर सॉलिड हो तो एस के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट समीकरण पे आ जाओ। ये रामायण छोटा सा पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो एफ ई जो हमारा सॉलिड अवस्था में है, इसलिए किससे एस के द्वारा डिनोट किया गया है। जो H2O है हमारा वाटर, वो हमारा गैस अवस्था में है, एवोपरेशन के रूप में है। ठीक है, Fe3O4 हमारा सॉलिड में है। ठीक है, और H2 हमारा किस में है, गैस में है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, यहाँ से हमें क्या हो रहा है कि चीज़ों की भौतिक अवस्था का भी पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है, अब यहाँ आ जाओ यहाँ पे। हाँ, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि भाप, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि कार्बन जो है, कार्बन हमारा CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अवस्था में जब हम उसे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ये भी हमारा गैस है, के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, CH3OH लिक्विड। ठीक है, दोनों गैस को हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमारा लिक्विड बनता है। और आगे जो भी हो रहा है उत्प्रेरक, उसको हम कितने डिग्री पे, तो ये हम तीर के ऊपर डिनोट कर देते हैं। उसी तरीके से जो हमारा ग्लूकोज है, CO2 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन H2O वाटर के हमारे 12 मॉलिक्यूल्स, जब हम सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा बनता है ग्लूकोज, C के कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, H के 12 मॉलिक्यूल और O के 6 मॉलिक्यूल, जो कि घुले हुए अवस्था में होता है, एक्वा अवस्था में होता है। साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के बनते हैं, साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल हमारा वाटर का लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो इस प्रकार भी हम तीर के ऊपर या नीचे चीज़ों को डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप कि इक्वेशन लिखना आ गया होगा आप सभी को। यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो इन प्रश्न उत्तरों को मैं क्या करूँगी, एक नए सेशन में पूरे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगी। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाऊँ कि 1.2 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, कैसे कैसे प्रकार होते हैं। तो क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु के हमारे आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हमने क्लास अध्याय 3rd और 4th में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 3rd और 4th इसी क्लास 10th में हम अध्ययन करेंगे बहुत ही अच्छे से। कार्बन उसके कंपाउंड है। ठीक है, चलो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। अब कुछ अभिक्रियाएं दे रखा है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, तो एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया मतलब कि मिलना, यही शब्दों से पता चल रहा है ना। संयोजन मतलब मीट करना, मिलना, या ना, संयोजन मतलब मीट करना। क्रियाकलाप दे रखा है कि एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेना है, इसमें धीरे धीरे जल मिलाना है। अब बीकर को स्पर्श करना है, क्या वो गर्म हो रहा है, ये बताना है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है, ये आपको बताना है। तो ऑफकोर्स होगा भैया, हीट होगा, है ना। यहाँ दे रखा है बीकर, ये रहा, इसमें आपने वाटर लिया है, साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया है, तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बूझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है। तो क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे चुने हुए या फिर कह लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक मात्रा में हीट को उत्पन्न करता है, तभी तो वो गर्म हो जाता है हमारा बीकर, है ना। तो हमने क्या किया, बिना बुझा हुआ चूना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, CaO। ठीक है, CO नहीं है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लिया जो कि हमारा बिना बुझा हुआ चूना है। हमने क्या किया, उसे वाटर में मिलाया,
तो हमारा क्या बन गया, बुझा हुआ चूना मिल्क बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। अब देखो जो जो यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन आ रहे हैं, उस केमिकल इक्वेशन में शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉपी में लिखना पड़ेगा विद हिंदी नेमिंग के साथ, और अगर इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश नेमिंग के साथ। शुरुआत में एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी जो है इन इक्वेशन को पहचान लोगे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा हीट निकला है, हीट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एक क्वेश्चन बन गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलो ये बॉक्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कई बार बॉक्स भी। ठीक है, तो ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग कहाँ पे यूज होता है, तो भैया दीवारों की सफेदी करने में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत बना देता है, जिसे सफेदी करने के 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, अब CO3 होगा तो कार्बोनेट कहलाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, ये बुझा हुआ चूना है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है। जब हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया, मतलब कि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कह लो पेंट किया, घर में सफेदी किया, तो हम उसको क्या हुआ, सफेदी CO2 के साथ अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम कार्बोनेट बना तो हमारे रूम की दीवारों पे क्या हो गया, चमक आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा वाटर निकला जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। चलो आगे चलते हैं। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। दे रखा है कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि क्या है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जाता है तो CO2 का निर्माण हो जाता है। जब हम दो गैसों जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा वाटर का निर्माण हो जाता है, H2O लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या फिर यौगिक संयोज करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अभी यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नोट बना लेना साथ ही साथ कुछ कुछ पॉइंट को, तो अच्छा रहेगा। चलो अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्मापोषी अभिक्रिया। ठीक है, सो 1.1 क्रियाकलाप में हमने यह देखा था कि अधिक मात्रा में क्या हुआ था, हीट निकला था। तो इस अभिक्रिया में जो क्या हुआ, मिश्रण गर्म हो जाता है। अब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हीट निकलता है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। सो प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि हमारा क्या हो गया, CH4 गैस को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारा CO2 प्लस वाटर प्लस हीट निकलता है। जहाँ पर हीट निकला वहाँ हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बोल रखा है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो भैया हाँ, जो हम सांस लेते हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा का निर्माण होता है। चलो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, तो भैया भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलता है। पाचन क्रिया के समय क्या होता है, खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड में, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन, जिसका अध्ययन हम अध्याय चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 में इसी क्लास में पढ़ेंगे।
अब यहाँ देखो ये हमारा क्या है, C6H12O6। हमने इसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाया तो क्या बना, CO2 और H2O प्लस हीट निकला। ठीक, हीट निकला तो मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ देखो शाक सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब सड़ना गलना। ठीक है, क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचाने जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, वो ऊष्मा उत्पन्न हुआ तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन में क्या होता है, टुकड़े होते हैं। ठीक, अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। अभी तक हमने पढ़ा दो चीजें मिलकर के एक में निर्माण हुआ, उत्पाद एक बनता है, जिसे हम बोलते हैं संयोजन। अब एक चीज हमारा टूट के दो अलग अलग भागों में या दो पार्ट में डिवाइड होगा, उसे हम बोलते हैं वियोजन। क्या दे रखा है कि एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए, जैसा कि लिया गया है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान देना है। क्वथन नली को बर्नर पर या फिर स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करना है, जैसे कि दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को हमें क्या करना है, नोट करना है। ठीक, फिगर आपने देख ही लिया होगा। तो हमने क्या देखा इस क्रियाकलाप में कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ। सल्फेट के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक या विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, मतलब ये एक स्मेल भी आती है। ठीक है, जब हमने फेरस सल्फेट को हीट दिया, ठीक है, फेरस सल्फेट को हमने हीट दिया तो क्या बना, फेरस ऑक्साइड। ठीक, फेरस ऑक्साइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड, जहाँ पे O2 हो हमारा वो डाइऑक्साइड। ठीक है, साइड से साथ हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि 3 है, मतलब एक फेरस सल्फेट हमारा 3 भागों में डिवाइड हो गया है ना, 3 टुकड़े में डिवाइड हो गया, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक था और वो 3 भाग में डिवाइड हुआ, मतलब कहीं ना कहीं टुकड़े हुए हैं, वियोजन हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। एक और क्वेश्चन बन गया, वियोजन अभिक्रिया क्या है कि भैया एकल जो अभिकर्मक होता है वो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्या हो गया, फेरस सल्फेट और H2O का क्या हुआ, क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके जो है इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके उपरांत कहाँ गया, हाँ, यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। सो फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड क्या है, गैस अवस्था में है। ठीक, ऊष्मा देने पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग क्या है, सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का यूज करके वियोजन होता है उसे हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमारा क्या हुआ, चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, या फिर बिना बुझा हुआ चूना कह लो। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या बन रहा है, बुझा हुआ चूना बन रहा है, CaO हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड हो रहा है, साथ ही साथ हमारा CO2 बन रहा है। ये भी एक क्या है, वियोजन अभिक्रिया, लेकिन हम ऊष्मा दे के कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब 1.6 क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है, चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करना है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट करना है। ठीक है, जैसे फिगर में दे रखा है वैसे आपको करना है। तो हम क्या देखते हैं कि भूरे रंग का धुआं निकलता है, यह एक क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यह अभिक्रिया इस प्रकार होता है कि जब हम PbNO3 को हीट करते हैं, ठीक है, लेड को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रेट ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है, मतलब कि 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक अपघटन या फिर विघटन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण
है। चलो नेक्स्ट क्रियाकलाप पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमें एक प्लास्टिक का मग लेना है, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। इसकी तली में 2 छेद करके उसमें रबड़ की डॉट लगा देनी है, ठीक है, जैसे कि नीचे लगा रखी है। इन छिद्रों में CO2 या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देना है, जैसे कि दिखाया गया है 1.6 में, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ लेना है, जैसे कि 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। मग में इतना जल डालना है कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे भी डालना है, HCl अम्ल भी डालना है कुछ बूंदे, ठीक है। अब विद्युत धारा प्रभावित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। क्लास 9th में भी हमने ये वाला क्रियाकलाप किया था। तो दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। यह बुलबुले आंशिक नली से जल को विस्थापन कर देते हैं। क्या दोनों परत नलियों में एकत्रित गैस का आयतन दोनों समान है? जब दोनों परत नलियां गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक क्या करना है? हटा लेना है। ठीक, कहाँ पे है? एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों परत नलियों के मुंह के ऊपर ले जाना है और गैसों का जांच करना है, ठीक है। दोनों स्थिति में क्या होता है ये एक आपको बताना है कि भाई एक स्थिति में क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन गैस होगा वो पॉप की ध्वनि के साथ जलेगा, है ना, और जो ऑक्सीजन होगा वो बुझा देगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट अभी क्रिया पे चलते हैं, क्रियाकलाप पे। एक और क्रियाकलाप दे रखा है यहाँ पे कि चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है, जैसे कि दे रखा है फिगर में, सूर्य के प्रकाश वाला, है ना। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सनलाइट में छोड़ देना है। थोड़ी देर पश्चात जो है सिल्वर का रंग कैसा हो जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश में जो होता है ना सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड, वो कैसा रंग का हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर जो और क्लोरीन में वियोजन के कारण ही ऐसा होता है। सिल्वर हमारा अलग हो जाता है और क्लोरीन हमारा अलग हो जाता है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे भैया? सिल्वर क्लोराइड था हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। सनलाइट इस पे पड़ा, एरो के निशान से हमने डिनोट कर दिया, तो हमारा क्या हुआ? सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड या फिर क्लोरीन अलग हो गया। अब उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया है। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में डालेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन हमारे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका यूज भी दे दिया है कि भैया किस में होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होती है? तो भैया इसमें भी क्या है? हीट की जरूरत पड़ती है। सूर्य का प्रकाश क्या है? एक प्रकार का हीट है, तो हीट के प्रेजेंस में ही ये हो रहा है, मतलब कि इसमें भी ऊष्मा का यूज हो रहा है। तो देखो कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा, मतलब कि तीनों के फॉर्म में हीट ही है, ठीक है, आपकी आवश्यकता होती है। जिन अभिकारकों में ऊर्जा अवशोषित होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऊर्जा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब एक और चीज नोट करने वाली आ गया कि भैया आ गया, कहाँ से होगा? एरा, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि इसमें ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, ये सब की जरूरत पड़ी तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। इसमें यूज होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक बार और सुनो, जिस अभिक्रिया में हमारा ऊष्मा का यूज होता है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी, और जिसमें निकलता है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। ये जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं बता दूंगी। आते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। अब विस्थापन क्या है? टुकड़े होना, एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी जगह को बदलना। तो चलो क्रियाकलाप पढ़ते हैं, पढ़ें या छोड़ दें? पढ़ लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा है कि लोहे की एक कील लेनी है, ठीक है, एक लोहे की कील लेनी है जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, सॉरी 3 लेनी है, एक नहीं, लोहे की 3 कील लेना है और उन्हें रेगमार्क से रगड़कर साफ कर देना है। ए तथा बी में चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए, ठीक है, जैसे कि दिया गया है यहाँ पर, है ना। 2 परख नली लेनी है और प्रत्येक परख नली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक छोड़ देना है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है।
तुलना करना है कि एक कील को अलग करना है, ठीक है। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालना है। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करना है कि किसमें जल्दी नीला रंग होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी गई कीलों से करना है, मतलब कि जो बाहर रखी हुई एक कील थी और जो अंदर है, उन दोनों कीलों में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये आप देख सकते हैं साफ साफ कि लोहे की कील एक चमक रही है, एक क्या हो रही है, जंग से लग गई है ना। तो देखो लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो हमारा है वो मलिन क्यों पड़ गया है, नीले के बाद क्या हुआ, वो मलिन क्यों हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई अभिक्रिया घटित हुई है। सो वो कौन सी अभिक्रिया है उसको हम जानते हैं। देखो जब फेरस हमारा क्या हो रहा है, फेरस या कह लो लोहा या फिर कह लो आयरन, उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं। तो जो हमारा फेरस है वो क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित करके खुद कॉपर की जगह ले रहा है, ठीक है। तो हमारा बन गया ये आयरन सल्फेट और कॉपर हमारा अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, लोहे कह लो या आयरन कह लो ने दूसरे तत्व का जो है कॉपर सल्फेट से विलयन का विस्थापन कर दिया या हटा दिया। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि भैया कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के साथ लिखना कि किसी विलयन में या फिर विलयन से ने विस्थापित कर दिया है। ये देखो इस अभिक्रिया में यहाँ से करो, लोहे ने क्या किया, लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके हटा दिया और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं कि भैया जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया, तो हमारा जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट बनाया, कॉपर हमारा अलग हो गया। उसी तरीके से हमारा पीबी है, पीबी को जब कॉपर क्लोराइड से हमने क्या किया, अभिक्रिया करवाया, तो पीबी ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और पीबी क्लोराइड लाइट क्लोराइड बनाया और कॉपर हमारा अलग हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हैं, विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अभी तक क्या हो रहा था कि एक चीज जो है विस्थापित कर रहा था, दूसरा अपना सेम जगह रह रहा था, मतलब कॉपर को विस्थापित कर दिया जा रहा था हर एक इक्वेशन में, जैसे कि ऊपर दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया फिर विस्थापन अभिक्रिया। कई बार दो केमिकल हमारे विस्थापित होते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलो एक क्रियाकलाप करते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया कि एक परख नली लेना है, उसमें 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है, ठीक है। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है और दोनों विलयन को चित्र 1.9 की तरह मिला लेना है। अब मिलाने के बाद क्या करना है, चलो देखो मिलाने के बाद क्या होता है कि आप उसमें देखोगे कि सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो जल में अविलय है, जो जल में नहीं घुलता है। इस अविलय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अब क्वेश्चन बनता है अवक्षेप क्या है, कि जब किसी भी दो पदार्थ को मिलाते हैं और वो पदार्थ जल में नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं घुलता है, वो हमारा कहलाता है अवक्षेप। सो इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखो सोडियम सल्फेट को हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट को नेम याद करते रहना, क्योंकि अभी ये नया आया है तुम्हारे लिए। तो तुम जब नेम को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करते रहोगे, अभी तो शुरुआत में आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नेम को साथ में उसका फॉर्मूला और उसका नाम साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक टेबल बना करके। और बार बार 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आपको नेम याद हो जाएगा और आप भी इजीली पढ़ सकते हैं फॉर्मूला को देख के। यहाँ तो फिलहाल हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है, हर बार ये दिया हुआ नहीं रहेगा। चलो सोडियम सल्फेट को हमने क्या किया, जो हमारा मिश्रित अवस्था में है, घुलन अवस्था में है, उसको हमने बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाया। तो हमारा बना क्या, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि दो चीज़ें विस्थापित हुई हैं। एक तो हमारा सोडियम ने, ठीक है, एक हमारा सोडियम और दूसरा हमारा क्लोरीन, ये दोनों आपस में एक साथ हो गए। और उसी तरीके से एक हमारा देखो यहाँ पे मैं अलग कलर ले लेती हूँ, एक हमारा सल्फेट और एक हमारा बेरियम, ठीक है, ये दोनों अलग अलग विस्थापित हुए हैं। मतलब क्या है, ये हमारा बन गया बेरियम सल्फेट, ये आपस में विस्थापित हुए और ये आपस में एक जो है एक साथ अभिक्रिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो चीज़ें आपस में चेंज होती हैं, इसे हम बोलते हैं डबल विस्थापन या द्विविस्थापन, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है कि बेरियम का +2 और SO4 का +2 की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट बनता है और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है।
ठीक है, इसका निर्माण होता है और एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक और है उपचयन अपचयन। ठीक है, उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कि कॉपर चून की सतह पर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बनता है? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। ठीक है, कॉपर में ऑक्सीजन के योग से हमारा काला पदार्थ बनता है। तो देखो कॉपर में क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया, हीट दिया, तो हमारा बना कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक ब्लैक सा पदार्थ बनता है। यदि इस गर्म पदार्थ CuO कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए तो यह सतह की काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रियाएं संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। मतलब क्या कह रहा है, अगर इसको हम कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट दें तो हमारा फिर से कॉपर और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम बोलते हैं उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम बोलते हैं उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम बोलते हैं उपचयन हुआ। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग शब्द है, अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। मैंने अलग अलग पेन का यूज़ किया है कि अभिक्रिया के समय जब हमारा ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो हम बोलते हैं क्या, उपचयन हुआ है। वही जब विनाश होता है, ह्रास होता है, कमी होती है तो हम बोलते हैं अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन बढ़ना उपचयन, ऑक्सीजन कम होना अपचयन। ठीक है, अब ये आप कैसे याद करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, बढ़ना उपचयन, घटना अपचयन। ठीक है, अब कई बार होता है कि कई इक्वेशन में दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, मतलब ये बढ़ना भी और घटना भी। ठीक है, तो वो कैसे पहचानेंगे या उसे हम क्या बोलते हैं उसको हम इसमें जानेंगे। देखो क्या है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयन है, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। वही हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह क्या है, उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। एक में बढ़ता है, एक में कम होता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, मैंने ये अच्छे से बता दिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि CuO में, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में हमारा क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया, तो मतलब क्या हुआ, अपचयन, ऑक्सीजन की कमी हुई ना। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा, मतलब क्या हुआ, उपचयन। ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ZnO+C, यहाँ पे Zn में कम हुआ और यहाँ C में बढ़ा। इसी तरीके से Mn2 और HCl, तो यहाँ MnCl में क्या हुआ, O में बढ़ा और Cl में कम हुआ। इस तरीके से आप इन रेडॉक्स अभिक्रिया को याद कर सकते हो एक दो एग्जाम्पल के हेल्प से। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होने वाली हो गई है, फटाफट इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को यहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखो कि अभिक्रिया 1.3.1 में कार्बन उपचयित होकर क्या हुआ, CO और ZnO अपचयित होकर Zn बना। खैर ये तो आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अब यहाँ एक और चीज़ नोट करने वाली बहुत ही अच्छी पॉइंट है। ठीक है, कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। उसी प्रकार से पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, कमी हो और हाइड्रोजन की
वृद्धि हो। ठीक है, आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन चीज़ें समझना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभावों को देखा है? तो चलो देखते हैं। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है कि कोई भी चीज़ों का विघटन होना, खराब होना, वेस्ट होना। ठीक है, ठीक है, जंग लगना एटसेट्रा। क्या है कि आपने अवश्य ही देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं शुरुआत में, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, वो लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातु में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है, जैसे कि चांदी या तांबे पर चढ़ने वाली परत की रंग पर ध्यान दें। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना क्या है? संक्षारण का एक और उदाहरण है। ठीक है, चांदी को देखा हुआ क्या हो जाता है, वो काला रंग का हो जाता है, या तांबे पे हरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये संक्षारण अभिक्रिया के कारण होता है। संक्षारण के कारण ही क्या होता है, कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु या विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं बहुत ही क्षति होती है, जंग लग जाता है। ठीक है, लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। मतलब कि जितने भी हमारी रेलिंग वगैरह हो गया, ठीक है, घर में हो, दरवाजे, सीढ़ियों की रेलिंग हो गया, जो हमारे छज्जे होते हैं, या फिर जो हमारे बड़े बड़े क्या नाम है, रे वो बनाए जाते हैं, पुल वगैरह, उसमें जो है लोहे के में बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं। अब क्या कह रहा है कि अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, तो भैया पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी तो फिलहाल हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं। आ जाओ, विकृत गंधिता क्या है ये भी पढ़ते हैं, फटाफट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। विकृत मतलब खराब होना, गंधिता मतलब स्मेल आना। शब्दों से ही समझ आ गया होगा, है ना। अब देखो क्या है कि वसा युक्त जो तेल वाले होते हैं अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है, तब उसका स्वाद, गंध कैसा होता है? तब को स्वाद भी खराब होता है और गंध भी, स्मेल भी करता है। सो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, है ना, तथा उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, है ना। ये तो पता ही होगा, जैसे चिप्स हो गया या घर में कुछ तलते भूनते हो। सो प्राय तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जैसे कि प्रति ऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं। जैसे चिप्स वगैरह थोड़े कुछ दिनों, जैसे हम घर में चिप्स तलते हैं तो जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन पैकेट वाले चिप्स देखोगे कुछ समय तक, महीना 1.5 महीना चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? 6 महीने भी चल जाते हैं, क्योंकि हम उसमें जो है प्रति ऑक्सीकारक डालते हैं, ताकि ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रहे और वो चीज़ें जल्दी खराब ना हो। सो वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी होती है। मतलब ऐसे बर्तनों में रखा जाता है, ऐसे प्लास्टिक में रखा जाता है जिसमें ऑक्सीजन इजीली संपर्क में ना आए। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर क्या डाला जाता है? बताओ। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त करके चिप्स का उपचयन न होने से रोका जाता है, मतलब खराब होने से रोका जाता है। मतलब कि क्या है, ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन की गैसें डाली जाती हैं। चलो, इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे डिस्कस एक नए वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि आपका और हमारा दोनों का भला एक साथ हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।